business ideas. तस्वीर का रंग चाहे कोई भी हो, लेकिन आत्मविश्वास का रंग सबसे खूबसूरत होता है। इसीलिए आपके व्यवसाय के कैनवस को पेंट करने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर बिजनेस लॉज के नॉलेज की पेंटिंग ब्रश। बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली, जिसे मॉडर्न टाइम्स में यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसमें नालंदा दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस हिसाब से भारत की जड़ों में ही शिक्षा का बीज है। लेकिन शायद हम लोग खुद ही शिक्षा के इस अर्थ को भूलते चले जा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। Once again, please welcome the author of the business books, the philanthropist, the big business expert, Mr. Sunil Kumar Gupta. नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी प्लीज। सुनील जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज हम अपने देश में शिक्षा की स्थिति की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले शायद ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षा होती क्या है। एजुकेशन, इस वर्ड की सही परिभाषा क्या होगी? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है आपने, जबकि बहुत सरल है। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज एक्वायर करना जी। और नॉलेज जब हम एक्वायर कर लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें अच्छी तरह जीवन जीने का तरीका मिल जाता है। हम अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड कर सकते हैं जी। हमें अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की जरूरतों का पता लग जाता है जी। हमें अपने राइट पता लग जाते हैं, अपनी ड्यूटीज पता लग जाती हैं। तो ज़रूरत होती है सिर्फ उसका पालन करने की। हाँ, जब ये आदमी को पता लगता है तो निसंदेह देश भी आगे बढ़ता है और समाज भी एक अच्छे वातावरण में रहता है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में जो ये एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या सिस्टम है हमारे देश में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो संसार में सबसे बड़ा है। बिल्कुल। बेशक स्टूडेंट इनरोलमेंट के मामले में हम सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन हाँ। एजुकेशन सिस्टम के मामले में पूरे वर्ल्ड में हम सब नंबर 1 पे हैं। सबसे आगे सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम हमारा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2 भाग में है, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। जी। पब्लिक सेक्टर में वो आती हैं जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, और जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIT हो गए, NIT हो गए। फिर आता है प्राइवेट एजुकेशन। प्राइवेट एजुकेशन के 2 भाग हो जाते हैं। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन। जी। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब हो गया कि आप स्कूल रन कर रहे हैं CBSE एफिलेटेड, या आपको ऐसा इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं जो कि CBSE एफिलेटेड है, या वो गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से एफिलेटेड है, AICT से एफिलेटेड है, या हमारी स्टेट्यूटरी बॉडी है, MCI होगी, BCI होगी, उनसे एफिलेटेड है, या किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। एक हो गया नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में आ जाता है कि प्री स्कूल, जैसे प्री स्कूल रेगुलेटेड नहीं है जी, लेकिन रन हो रहे हैं हमारे लेकिन देश बहुत रन हो रहे हैं। उसकी बात करें तो 1-2 स्टेट में, जैसे दिल्ली स्टेट में, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर है उनको रेगुलेट करने की, या कर्नाटका में ऐसा है कि उनके पास पावर है कि प्री स्कूल को वो रेगुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज पूरे देश में ये नॉन फॉर्मल सेक्टर में चल रहा है जी। और उसके बाद नॉन फॉर्मल सेक्टर में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उसमें एक बड़ा नाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, और नॉन फॉर्मल में वोकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है जी। तो क्योंकि आपने नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात की है, तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा आयाम खोला है। उन्हें बुला लेते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे साथ मेहमान शुमार हो रहे हैं, आप वो शख्सियत है जिन्होंने भारत के नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के तहत कोचिंग की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आपने अपने जुनून और काम की बदौलत एक ब्रांडेड टीचिंग मेथोडोलॉजी कायम की है। आप न केवल एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं, बल्कि एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं। प्लीज वेलकम द चेयरमैन ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, मिस्टर JC चौधरी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज सर बैठिए। चौधरी जी, लगभग 3 दशक हो गए आपको एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, और इन सालों में लाखों करोड़ों बच्चे आपसे शिक्षा का मोती हासिल करके आगे निकले हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो एजुकेशन है, एक्चुअली इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी सोसाइटी के अंदर?
एजुकेशन के बिना तो मैं समझता हूँ लाइफ कुछ है ही नहीं। और जिस देश के अंदर जितना एजुकेशन ज़्यादा होती है, जितना लोग पढ़े लिखे होते हैं जी उतना ही वो देश आगे प्रगतिशील होता है, जी ज़्यादा सोच वाला होता है और ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक का सही मायने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। किसी भी एजुकेशन के अंदर घर का रोल, पेरेंट्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट मान सकता हूँ, जी क्योंकि जैसा वो उसके अंदर बुनियाद डाल देंगे, जैसी आदतें डाल देंगे, जी वही सारी ज़िंदगी चलेंगी। जी। Why you have chosen this non-formal kind of education की कोचिंग ही प्रोवाइड करवानी है बच्चों को? Why not formal? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आदमी ऑटोनोमस होता है और जो उसके दिमाग में विचार आते हैं, जो इम्प्लीमेंट करना चाहता है जी वो तुरंत फास्ट कर सकता है। जी तो इसलिए मुझे लगा कि अगर हमारे पास सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं और हम उसको फास्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस फील्ड में रह के कर सकते हैं। तो हमेशा से ही आप चाहते थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ही रन करना है आपको? मुझे अच्छा लगता है जी क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में चैलेंज बहुत होता है। हर साल हमें फर्स्ट रैंक सिलेक्शन करानी होती है। हाँ। हमने कितनों को डॉक्टर बनाया, जी। कितने को इंजीनियर बनाया, तो हमारी सक्सेस क्राइटेरिया रिजल्ट से डिस्प्ले होता है। यस, इट इज मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, वी मोर कैन से। रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्जैक्टली। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सर बता रहे हैं कि रिजल्ट्स जो है वो बहुत मायने करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग यही देखते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट से या आपके स्कूल से कितने बच्चे आगे निकले हैं और सक्सेसफुल हैं या एक्सेलेंस में आगे हैं। हमारे देश में आपको क्या लगता है शिक्षा जो अपने पांव पसार रही है, किस हद तक पसार चुकी है और कितने और काम करने की ज़रूरत है? अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम देखें साक्षरता रेट हमारा 73% है। मतलब 27 लोग 100 में से अभी भी अनपढ़ हैं। जी। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे देश में हमारे राइट है, राइट टू एजुकेशन। और अब जो नया एक्ट आ गया है उसके मुताबिक हमारे देश में 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन कंपलसरी है। ये होने के बावजूद भी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री में आती है। वो इसीलिए आती है डेवलपिंग कंट्री में जी। क्योंकि साक्षरता रेट जब तक 100% नहीं होगा, जी जब तक कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता तरक्की नहीं कर सकती। जी और अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो कितना कम है, तो अभी हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है जी वो बहुत कम क्षेत्रों तक पहुंच रही है। आज के कॉम्पिटिटिव युग में जहां पर कि यदि हम मेडिकल एजुकेशन देखें या इंजीनियरिंग एजुकेशन देखें, जी जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जो सीट है हमारी वो बहुत कम है और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जी, आपने ये जो बात कही है इसके बारे में हमने कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स से बात की थी, आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे, प्लीज़। जो प्रिपरेशन में हमारा टाइम लगता है, जब हमें एमबीबीएस में एंट्रेंस मिलता है, तो वो अगर कम किया जा सके तो जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो इसलिए लगता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है एंड एवरीबडी कुड नॉट अफोर्ड द प्राइवेट कॉलेजेस। अभी डॉक्टर पेशेंट रेशियो काफ़ी लैगिंग है हमारी कंट्री में, तो अगर पीजी की सीट्स बढ़ाई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे कंट्री में भी काफ़ी एंथुसियास्टिक डॉक्टर्स हैं तो वो और ज़्यादा सर्विस देना चाहते हैं, तो अगर और ज़्यादा सीट्स होंगी तो और ज़्यादा वेलफेयर होगा सोसाइटी का। तो अभी अगर हो सके तो मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा और फंड्स मेडिकल सेक्टर की तरफ भी अलॉट करने चाहिए। तो दो बातें यहाँ पर निकल के आती हैं, एक तो कि उन्हें समय ज़्यादा लगता है अपने पूरे प्रिपरेशन के लिए, दूसरा मेडिकल सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, आपको क्या लगता है कि ये जो समय ज़्यादा लगता है बच्चों को, आपको लगता है कि ये मतलब वाजिब है, इतना होना चाहिए? क्योंकि मेडिकल का एमबीबीएस का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है और मेरा ख्याल है करीब 20-22 सब्जेक्ट्स होते हैं। जी। तो उनको अगर थॉरली पढ़ाया नहीं जाएगा तो नॉलेज अधूरी रह जाएगी। तो ये 4.5 साल का जो समय है वो रिक्वायर्ड है उसको पढ़ाने के लिए। अगर उसको हम कम करेंगे तो मेरे ख्याल में हम सही तरीके से बच्चों को नॉलेज नहीं दे पाएंगे। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी एक बच्चे ने यहाँ पर बात की कि मेडिकल जो सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट और बढ़ाई जाने की ज़रूरत है क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स वाकई कम है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है, सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। हमारे देश में जितने कॉलेज हैं, जैसे लगभग आज सारे कॉलेज मिला के देखें एफिलेटेड कॉलेज तो 40,000 हैं और 35,000 कॉलेज की और ज़रूरत है।
यदि हम यूनिवर्सिटीज देखें तो 762 यूनिवर्सिटी हैं हमारे देश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी सब मिला के, और लगभग हमारा सर्वे कहता है कि 700 यूनिवर्सिटी और चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि हमारी बाकी सीट देखें तो 4 करोड़ बच्चों को अभी हमारे को वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट चाहिए, इतनी सीटें होनी चाहिए। तो उनके लिए और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए और चाहिए क्योंकि सीट कम है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। तो गवर्नमेंट कॉलेज में होने के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो वहाँ पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका रोल आ जाता है कि वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बच्चे और जो काबिल बच्चे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, एंट्रेंस क्लियर करें और उसमें सीधा एडमिशन हो, उन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं जाना, प्राइवेट कॉलेजेस में ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो एजुकेशन सेक्टर में यदि हम देखें तो एफडीआई अभी सरकार ने 100% अलाउ कर दिया है कि बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप 100% बाहर से पैसा लाके एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। और हमारे देश में लगभग 50 करोड़ बच्चे हैं जो कि 5 साल से 24 साल के बीच के हैं। तो ये सारे वो बच्चे हैं 5 से 24 साल के जिनको एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल। और ये जो गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए यदि हम देखते हैं आज की डेट में तो एजुकेशन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें इतना बड़ा गैप है कि कोई भी यदि इन्वेस्टमेंट, चाहे एफडीआई हो या हमारे इंटरनल सोर्सेज से हो या हमारे जो उद्योगपति हैं या हमारे देश में जो और एजुकेशनिस्ट हैं, वो यदि एजुकेशन में आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हैं और इसमें बेनिफिट भी है। इसमें आपको टैक्सेशन बेनिफिट भी मिलते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारी तरह की एजुकेशन के लिए माफ है जी। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत बढ़ावा दे रही है। सुनील जी, आपने जो अभी एक बात कही कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं हमारे देश में कम है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें, ऐसे में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रोल और बढ़ जाता है ताकि बच्चों को और अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि वो एंट्रेंस क्लियर करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में दाखिला ले सकें। आप किस तरह सर इंश्योर करते हैं कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो उनका सिलेक्शन आगे हो, वो एंट्रेंस को क्लियर करें? जो आपका एक स्टडी पैटर्न है वो कैसा रहता है, कैसे आप उनको पढ़ाते हैं? या तो कुछ बच्चों को हम डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं उनकी पिछली क्लास में परसेंटेज के बेसिस पे जी, या अपना एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जी, उस टेस्ट में मेरिट रेट से ले लेते हैं जी। गुड टीचर इज़ द बैकबोन फॉर एनी इंस्टीट्यूट। तो टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस भी बड़ा स्ट्रिंजेंट हमारा होता है जी। तो टीचर्स उसको पढ़ाते हैं और सिलेबस बना होता है, करिकुलम बना होता है, पूरे सिलेबस को आवर्स में डिवाइड किया होता है पूरे साल का। ओके। कि इस वीक में ये पढ़ाना है और डेट वाइज दिया होता है, इस डेट को ये लेक्चर इतना कंटेंट पढ़ाना है। तो पूरे साल का प्लानर हम बना लेते हैं और हर हफ्ते जितना पढ़ाया गया है 3 दिन में या 4 दिन में उसका एक वीकली टेस्ट हो जाता है। फिर 1 महीने के बाद जितना भी टेस्ट हुए हैं उतना सिलेबस का मंथली टेस्ट हो जाता है। मंथली टेस्ट 3-4 महीने चलते रहते हैं जी। और उसके बाद अक्टूबर के महीने से ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। सारे इंडिया में कोई भी उसमें बैठ सकता है, उसमें 1-2 लाख बच्चे बैठते हैं। तो उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस आती है उनको रैंक दिया जाता है कि आप इंडिया में इस लेवल पे आज स्टैंड करते हैं और सिलेक्शन इस परसेंटेज पे होती है। अब आप देखिए कि आपको कितनी और मेहनत करनी है, आप सेफ जोन में हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो यू हैव टू वर्क मोर हार्ड। तो प्राइमरी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में खास तौर से आकाश के अंदर टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। तो हमारे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा राज हमारा टेस्टिंग सिस्टम का रहा है। जी, आपने अभी कहा कि जो आपकी जो टेस्टिंग होती है उसमें आपका एक ऑल इंडिया भी आप लोगों का टेस्टिंग होता है। मोर देन 100 ब्रांचेस यू आर हैविंग। तो अभी हम आपसे थोड़ी देर बाद ये ज़रूर जानेंगे कि कैसे आप उन सभी ब्रांचेस को मैनेज करते हैं। फिलहाल हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे जल्द। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज़। नमस्कार, बिग बिजनेस आइडियाज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं विजय सांपला आपका सेवादार आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, बिग बिजनेस आइडियाज़ उनका सही में सदुपयोग करके इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करें। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज़ और आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे देश के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। हमारे देश का वो एजुकेशनल सिस्टम जिसमें फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों तरीके की पढ़ाई है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने चौधरी साहब से बात की थी कि आपके पैन इंडिया मोर देन 100 ब्रांचेस हैं। कैसे आप लोग मैनेज करते हैं और किस तरह से आपका क्राइटेरिया रहता है अपनी फ्रेंचाइजी देने का? इनफैक्ट हमने अपने जो अच्छे टीचर्स होते हैं जी, जो डेडिकेटेड है और जिनमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी होती है, उनको हम 2 सेंटर या 3 सेंटर का इंचार्ज बना देते हैं। ओके, उनको हम असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दे के और उनके जिम्मे 3 सेंटर या 2 सेंटर दे देते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे उनका कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही 3 असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर एक डिप्टी डायरेक्टर लगा देते हैं जो उनसे फीडबैक लेते रहते हैं जी, और उस डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्टिंग डायरेक्ट हेड ऑफिस में डायरेक्टर्स के पास रहती है। ओके। तो एक तरह से देखा जाए तो वो सारा सिस्टम जो है डायरेक्टली ही चल रहा है, बट उसको हम लोगों ने डेलीगेट कर दिया है नीचे। हाँ, डिसेंट्रलाइज कर दिया है जी, उनको डूज एंड डोंट्स डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद वो उनके हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी हम बना देते हैं, सिस्टम हम बना देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इनके थ्रू करा लेते हैं। जी, और जहाँ जहाँ फिर टाइम टू टाइम ये पता लगता है कि ये पॉलिसी जो बनाई थी जी, इसमें दिक्कतें हैं, जी। उसको मॉडिफिकेशन होती रहती है। अब केरला के स्कूल का जो टाइमिंग होते हैं, श्रीनगर के स्कूल के टाइमिंग है, उनके एग्ज़ाम के टाइमिंग अलग है, तो उनके हम टेलर मेड करके एज पर द स्टेट पैटर्न चेंजेस करके उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जी। सुनील जी, आप बताइए, जब कोई इस तरह से अपने इंस्टीट्यूट को आगे एक्सपैंड करते हैं इतने और लोगों की मदद के साथ, आप किस तरह से देखते हैं इसको? मेरे को लगता है मॉडल बहुत अच्छा है क्योंकि एक तरह से ये खुद एंटरप्रेन्योर बने हैं पहले, उसके बाद ये और एंटरप्रेन्योर उसी में से डेवलप कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि आपने बताया चौधरी साहब ने कि एक टीचर जो अच्छे हों और जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी हो, हाँ। तो उनको 2-3 सेंटर दे दिए तो वो भी जी। एंटरप्रेन्योर बन गए एक तरीके से, बिल्कुल। क्योंकि वो उन सेंटर को रन कर रहे हैं। हाँ। तो इस तरीके से एक टीम बिल्ड हो जाती है। तो जब तक आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं और जो नॉन फॉर्मल हैं उनमें आपको रिजल्ट्स का और उसमें एफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो 0 टॉलरेंस बनाने पड़ते हैं, उसमें आपको 100% एफिशिएंसी से काम करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे आपने बताया अभी चौधरी साहब ने कि हम इस तरह से कर रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम बना दिया जिसे हम बोलते हैं MIS, कि डेली रिपोर्टिंग सिस्टम आ गया तो हमें पता लग गया। इन्होंने जैसे जो मॉडल बनाया है कि हमने सब्जेक्ट पूरे अपने करिकुलम को आवर्स में बांट दिया। हाँ जी। कि भाई एक वीक में इतनी ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, सेगमेंटेशन कर दिया हमने। जी, जी, और फिर उसको करके हम आवर तक ले आए। हाँ। कि आपको मंडे को इतने घंटे में ये कोर्स जरूर कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने एक एग्जाम देना है। मेरे को लगता है कि जो बच्चे कोचिंग किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी ये मॉडल अपनाना चाहिए। जी, और ये जो पैटर्न है अगर देखा जाए तो खासा तौर में इसमें अपने आप में ही एक एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसके पास अपने मिनट का हिसाब हो। बिल्कुल ठीक। हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की थी, आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज। स्कूल के साथ साइड बाय साइड कोचिंग सिर्फ इसलिए चलती कि अगर बाई चांस बच्चे स्कूल में वो चीज़ ग्रैप ना कर पाएँ तो वो कोचिंग में ग्रैप कर लेते हैं। बच्चे भी मेरे ख्याल से 3 कैटेगरी में, एक हो गए वीक हो गए, एक मिडल में आते हैं और एक आई थिंक हाई में आते हैं। आई थिंक जो वीक और मिडल लेवल है उनको आगे ग्रो अप करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोचिंग में पढ़ें। अभी स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि हम कोचिंग में कहाँ से पढ़ाएं, कोचिंग की फ़ीस तो और भी ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद स्कूल की ही फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोचिंग की कैसे अफोर्ड करेंगे, तो उनके लिए आप लोग कुछ करते हैं? हमारा हर साल पिछले 7-8 साल से एक एग्ज़ाम होता है, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, ओके, एनथे के नाम से जाना जाता है। ओके, इसमें हमारे करीब 2.5 लाख बच्चे टेस्ट में बैठते हैं। ओके, और राइट फ्रॉम 8th क्लास टू 12th क्लास। तो इन बच्चों ने जो टेस्ट में बैठते हैं इनकी मेरिट लिस्ट बनती है, तो इसमें 100% फीस माफ़ के भी करीब 300-400 बच्चे जो टॉप के होते हैं वो ले जाते हैं। बाकियों को 90% स्कॉलरशिप मिल जाता है, 80% डिपेंडिंग ऑन मेरिट। तो अगर बच्चा मान लीजिए पढ़ाई लिखाई फाइनेंशियली बहुत वीक है और पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे एनथे के थ्रू वो फ्री पढ़ सकता है 2 साल तक
वेरी नाइस। तो हमारे अक्टूबर में हर साल टेस्ट होता है, अक्टूबर नवंबर में। और दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, इनका भी हम एक इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस इन द मंथ ऑफ जून, कि ये बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं 9th 10th 11th और 12वीं तक पढ़ेंगे, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं जाएंगे। और ये बच्चे जब मेरिट में आते हैं तो ऐसे 25 बच्चे मेडिकल में और 25 इंजीनियरिंग में, दिल्ली में 50 बच्चों को पिछले 14 साल से हम फ्री पढ़ा रहे हैं। उनमें कोई ड्राइवर का बच्चा है, कोई टेलर का बच्चा है, कोई रेड़े वाले का है, और इनको भी हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया है जो फ्री पढ़ा के इन बच्चों को। वेरी नाइस। सुनील जी, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एजुकेशन के अंदर? एजुकेशन बिगर टेक्नोलॉजी के सब तक नहीं पहुंचाई जा सकती। ये असंभव है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए। तो इसीलिए जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पहुंचेंगे तो वहां पर अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और एजुकेशन भी पूरी मिलेगी और बाकी एंटरप्रेन्योर भी और बनेंगे। जी, ये बिल्कुल सच बात है। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में आना तो मस्ट है। मतलब टेक्नोलॉजी में अगर हमारा बैंडविड्थ वगैरह अच्छी हो जाए और सस्ती हो जाए, टिकाऊ रह जाए, तो इससे तो रिवॉल्यूशन आ सकता है। एक गांव में बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, वही बेस्ट टीचर पढ़ा सकता है जो दिल्ली में पढ़ा रहा है। जी, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देखा जाए तो दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं, आप श्रीनगर की बात कीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए, नागालैंड, टागा, वहाँ हर जगह से लोग जो हैं आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। आपने अभी कहा कि बैंडविड्थ जो है वो थोड़ी महंगी है, इसके लिए सरकार कुछ कर रही है? ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से 6 लाख विलेजेस जितने हमारी कंट्री में हैं उन सबको जोड़ा जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। और निस्संदेह उनको जो बैंडविड्थ दी जा रही है और उनको जो रेट है वो बहुत कम है। और 2.5 लाख विलेजेस तक पहुंचने का जो हमारा आइडिया है वो तो बहुत जल्दी हम अचीव करने वाले हैं, क्योंकि जब वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से इंटरनेट पहुंच जाएगा तो वो अपना एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं और उसी के माध्यम से गवर्नमेंट से कनेक्ट भी रह सकते हैं वो। बिल्कुल। दोस्तों, अभी हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम उन सवालों के जवाब देंगे जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान। ओनली ऑन बिग बिजनेस आइडियाज। राइट अस ऑन info@bigbusinessideas.in। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स, और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। पहला सवाल बिहार से आया है, चंदन जी हैं, और आप कहते हैं कि आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, करंटली अनएम्प्लॉयड हैं और आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं क्या इन्हें स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन मिल सकता है? चंदन जी, मैं बताना चाहूँगा जरूर मिल सकता है। स्टैंड अप इंडिया की जो स्कीम है उसमें हर बैंक की हर ब्रांच को एक SC/ST कैटेगरी और एक विमेन कैटेगरी में लोन जरूर देना है। तो आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो सिडबी की एक वेबसाइट है standupmitra.in, उसमें जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। केरला से नागेंद्र कुमार जी हैं, और आप कहते हैं कि आप गलती से अलग अलग पैन नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे मान लीजिए एक डीमैट अकाउंट के लिए और एक इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। तो ये जानना चाहते हैं इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? नागेंद्र जी को मैं बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। 2 पैन नंबर रखना अपराध है। आप एक ही पैन नंबर रख सकते हैं। आपको तुरंत एक पैन नंबर सरेंडर कर देना चाहिए, और उस अकाउंट में भी अपना जो ओरिजिनल पैन नंबर है जो कि आप ITR में फाइल करते हैं वो आपका ओरिजिनल पैन माना जाएगा। उसी पैन को सारे अकाउंट में सर्कुलेट करें इमीडिएटली। और अब हम ले रहे हैं वो सवाल जो ऑडियोज के माध्यम से आपने पहुंचाए हैं। मैं प्रदीप ढोलरिया बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। लास्ट वन, मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ और मैंने आपका एपिसोड सोशल मीडिया पे देखा है। तो मुझे ये पूछना था कि आजकल सोशल मीडिया के बहुत प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो उसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए मेरे लिए अच्छा होगा?
ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जैसे यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आपने ये नहीं बताया कौन सा बिजनेस है, क्या करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। हाँ, मैं राजकोट से देवेंद्र मुंगरा बोल रहा हूँ और मेरा एक क्वेश्चन है। मैं आपका शो एक रेगुलर देख रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इनकम टैक्स एक्सेस में पे कर दिया, तो मुझे इसका रिफंड कैसे मिलेगा? इनकम टैक्स एक्सेस में दे दिया है, उसका रिफंड लेना बहुत आसान है। आपको अपनी ITR फाइल करनी है। ITR फाइल करते हुए आपको अपने बैंक की पूरी डिटेल देनी होती है। उस डिटेल जो आप बैंक की देंगे उसमें आपका रिफंड अमाउंट अपने आप आ जाएगा। जी चौधरी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना लंबा समय हो गया आपको काम करते हुए, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो युवा हैं उन सभी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो एक व्यक्ति जब सक्सेस के द्वार तक पहुँचना चाहता है, आपको क्या लगता है क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है? पहली चीज़ तो यह है कि जो भी वो काम करना चाहता है वो उसके इंटरेस्ट और टेस्ट का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, उसके काम करने में एक इच्छा रहनी चाहिए परफेक्शन की जी, और उसका माइंड वन ट्रैक चलना चाहिए, फोकस रहता है उसमें। फोकस रहता है और जो उसका एम होता है उसमें उसको जीना पड़ेगा, उसी में उसको मरना पड़ेगा। तो हमेशा ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना लाइफ के अंदर जी, और ईश्वर पे कॉन्फिडेंस रखना, इन दो चीज़ों पर ही सिर्फ कॉन्फिडेंस लाइफ में हो तो आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने ये कही, क्योंकि जब तक हम खुद से ईमानदार नहीं होंगे तब तक हम दुनिया का कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो उस ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जो कि एक ख़ास सेगमेंट है हमारे गेस्ट के लिए, मैं चाहूँगी कि हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र हो जाए। मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं जी, तो उसका डिविडेंड आपको पूरी लाइफ मिलता है। वाह, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट और कोई है नहीं। और अब चौधरी सर, हम लोग आ गए हैं उस सेगमेंट में जो कि है शिल्पा भावना स्पेशल। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, हालांकि सवाल तो मैं पूरे एपिसोड में पूछती आई हूँ, लेकिन अब जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी उसके जवाब देने के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी क्विक। रेडी? यस। क्या कोचिंग स्कूल की पढ़ाई को सप्लीमेंट करती है या उसे कॉम्पिटिशन देती है? सप्लीमेंट करती है। क्या हर बच्चे को कोचिंग लेना ज़रूरी है? नॉट नेसेसरी। और किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल। एंड आई मस्ट से हमारे जितने युवा हैं उन सभी को आपसे ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, बट बिफोर वी टेक योर लीव, हमारे पास आपके लिए खास एक तोहफा है बिग बिजनेस आइडियाज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए लगातार काम करता है, इसीलिए उसे हमेशा खुश रखना चाहिए, फिर चाहे वो अपना हो या अपनों का। क्योंकि जब अपना दिल खुश होता है तो हम अपने व्यवसाय में 100% देते हैं, और जब अपनों का दिल खुश होता है तो हम अपनी ज़िंदगी में 100% देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के हर पल को दीजिए 100%। और शिल्पा भावना को इजाज़त, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.